वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में जानेंगे। तो अमेरिकी संविधान के विपरीत भारत में एक एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय है, उसके अधीन हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के अधीन अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। इससे पहले यह एक फेडरल कोर्ट था, जिसका संचालन संसद से 1937 से लेकर 1950 के बीच लगभग 12 वर्षों तक किया जाता रहा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख दिया हुआ है। बात करें उच्चतम न्यायालय के गठन की, तो अनुच्छेद 124 के तहत 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उप न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 31 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यतः 3 तरह के बेंच होते हैं, जो कि केसेस की सुनवाई करते हैं। जब जजेस अकेले किसी केस की सुनवाई करते हैं, यानी जब एक जज के द्वारा किसी केस की सुनवाई की जाती है, तो ऐसे बेंच को एकल बेंच कहा जाता है या सिंगल बेंच कहा जाता है। दूसरा होता है डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच में कम से कम 2 जजों का होना आवश्यक है। वहीं अगर उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्यु दंड पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी हो, तो डिवीजन बेंच में कम से कम 3 न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है। वहीं तीसरा होता है संवैधानिक बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जब किसी मामले में किसी कानून या संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 145(3) के तहत संवैधानिक बेंच का गठन किया जाता है। इस बेंच में कम से कम 5 जजों का होना जरूरी होता है। इस बेंच द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है, उसे इससे बड़ी बेंच ही बदल सकती है। अर्थात 5 जजों की बेंच संवैधानिक बेंच ने अगर इस मामले में कोई फैसला दिया है और अगर इस फैसले को पलटना है, तो 5 जजों से अधिक होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह संविधान के मूल ढांचे का संरक्षक है और इस फैसले में 13 जज शामिल थे, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। अब बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। अब यह परामर्श शब्द क्या है? तो परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी गई है। आइए जानते हैं उन व्याख्याओं के बारे में। पहली व्याख्या की गई थी प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 यानी 1982 में, जिसे कि फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। इसमें न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं, बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। वहीं बात करें सेकंड जजेस केस की यानी द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 की, तो न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले यानी 1982 के फैसले को बदल कर यह कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है। इसका मतलब ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था ये जोड़ दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के विचार विमर्श के बाद ही देगा। इसके बाद आता है तीसरा यानी थर्ड जजेस केस 1998। कुछ प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। अब प्रावधान ये बनाया गया कि मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह करनी होगी। इनमें से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता है। यही जो 5 न्यायाधीशों का समूह है, उसे ही कॉलेजियम कहा जाता है और न्यायाधीशों की चुनने की इस व्यवस्था को कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। इस व्यवस्था पर विवाद इसलिए बना हुआ है
क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव और ये लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है। इसी कॉलेजियम व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक नए निकाय या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। अगर न्यायिक आयोग की सदस्यता की बात की जाए तो इसमें कौन कौन शामिल थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में होते, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री एवं 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष दल के नेता से मिलकर बनी एक समिति द्वारा नामित किया जाएगा, बशर्ते कि इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय या महिला वर्ग से होगा। वहीं इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा एवं वे पुनर्नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 4th जजेस केस यानी कि चतुर्थ न्यायाधीश मामले में न्यायिक नियुक्ति आयोग ने इस अधिनियम को यह कहकर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा और इस तरह पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तो 1950 से 1973 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 1973 में जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इनके शासनकाल के दौरान इस व्यवस्था को बाईपास करके A.N. रे को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। दोबारा 1977 में मिर्जा हमीदुल्ला बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। वहीं 1993 में दूसरे न्यायाधीश मामले में न्यायालय ने उस पुरानी व्यवस्था को बहाल किया, यानी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, जो कि अब तक चल रहा है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर बात करें न्यायाधीशों के कार्यकाल की तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, लेकिन इस संबंध में 3 उपबंध बनाए गए हैं। वे क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। वहीं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। बात करें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की तो अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश बात की गई है। कुछ खास स्थितियों में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। वे क्या स्थितियां हैं, आइए जानते हैं। वे स्थितियां हैं कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। बात करें तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की तो जब कभी कोरम यानी मिनिमम संख्या पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकते हैं। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता होनी आवश्यक है। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उसके कार्यकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णयत शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 127 में किया गया है। वहीं बात की जाए सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी रिटायर्ड जजेस की तो अनुच्छेद 128 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करता है। वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों अथवा विशेषाधिकारों का अधिकारी तो होता है, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता है, जबकि तदर्थ न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की तरह ही एक न्यायाधीश माना जाता है। उच्चतम न्यायालय का स्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत दिल्ली घोषित किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह भी अधिकार दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और करना चाहे तो वह कर सकता है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है। अब बात करते हैं न्यायालय की प्रक्रिया की। तो अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय न्यायालय के नियमन या संचालन के लिए नियम या परिनियम बना सकता है। ऐसा वह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। न्यायाधीशों के वेतन, अन्य भत्ते, पेंशन आदि का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा ही किया जाता है। हालांकि संसद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब न्यायाधीश का निष्कासन कैसे होता है, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, आइए जानते हैं। न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जरूर नियुक्त किया जाते, लेकिन राष्ट्रपति उसे अपने मन से नहीं हटा सकते। अनुच्छेद 124(4) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से तभी हटा सकते हैं जब उस न्यायाधीश को हटाने का आधार सिद्ध हो जाए। इसके पश्चात संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया जाए। इसके लिए बाकायदा एक कानून भी निर्धारित किया गया है, जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट का वर्णन किया गया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार न्यायाधीश को हटाने की निम्नलिखित प्रक्रिया है। वो क्या है, आइए जानते हैं। निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति तभी विचार कर सकता है जब उस प्रस्ताव को लोकसभा में 100 सदस्यों और राज्यसभा में 50 सदस्यों से लिखित सहमति मिलेगी। यह अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकृति दे या ना दे। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्य समिति गठित करनी होगी। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होने चाहिए। इसके बाद विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लाया गया है। हाँ, एक बार ऐसा मौका हुआ था जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी, जो 91 से 93 तक रहे थे, को जांच समिति द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था। वे इसलिए नहीं हटाए जा सके क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। वहीं बात करें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की, तो हाल ही में DY चंद्रचूड़ को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। धन्यवाद।